नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में किसानों से एमएसपी पर की जा रही है धान की खरीद। लगभग 94 लाख किसान एमएसपी पर करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के भुगतान से हुए लाभान्वित। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई स्थित मसाला बोर्ड ने मसाला उत्पादक किसानों के लिए देवमाली में प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। उपयुक्त कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण मसालों की खेती की है संभावनाएं। हरियाणा बागवानी विभाग ने पॉली हाउस और नेट हाउस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर किया 28 फरवरी। इच्छुक किसान पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। खरीफ विपणन सत्र KMS 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 20 फरवरी 2022 तक राज्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, NEF, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 695.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। अब तक लगभग 94.15 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,36,350.74 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हुए हैं। मसाला उत्पादक किसानों के लिए प्रशिक्षण। अरुणाचल प्रदेश के तिरप स्थित देवमाली गांव में अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। उपयुक्त कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मसालों की खेती की काफी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। नामसाई स्थित मसाला बोर्ड ने मसाला उत्पादक किसानों के लिए देवमाली में प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। इस कार्यक्रम में 60 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। मसाला उत्पादन के साथ साथ आय में बढ़ोतरी के लिए उपज बेचने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है। ये मसाला उत्पादक किसानों के लिए प्रशिक्षण है और मसाला बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की और परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। किसानों को कृषि संबंधी और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नामसांग और सोहा में परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। अगली खबर पे बढ़ते हैं। हरियाणा के बागवानी विभाग द्वारा किसानों के संरक्षित खेती में रुझान को देखते हुए पॉली हाउस व नेट हाउस के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए इच्छुक किसान अपना आवेदन पोर्टल पर कर सकते हैं। पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को फिर से आवेदन करने की यहां आवश्यकता नहीं होगी। अगर उनके द्वारा आवेदन किया जाता है तो उनके पूर्व के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक का चयन दस्तावेज पूर्ण होने के उपरांत वरिष्ठता के आधार एवं बजट की उपलब्धता पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यालय के दूरभाष नंबर 017225822322 अथवा विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। और ये भी बता दें आपको कि महिलाएं आज किसी भी मैदान में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। वो हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की निशी, जो मशरूम और स्ट्रॉबेरी की खेती करके कामयाबी की कहानी लिख रही हैं। निशी ने आधुनिक तरीके से खेती करके आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। पेश है ये रिपोर्ट। एक आम गृहिणी किस तरह से खुद को सुदृढ़ कर दूसरों के लिए सहारा बनी है,
ये मिसाल पेश की है पालमपुर उपमंडल की नैन पंचायत की रहने वाली निशी ने केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का लाभ उठाकर मशरूम और स्ट्रॉबेरी की खेती कर खुद की आर्थिकी तो मजबूत की ही है और साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खोले हैं। MA B.Ed की शिक्षा ग्रहण कर 36 वर्षीय निशी ने 3 वर्ष पूर्व मशरूम की यूनिट लगाने के बाद करीब 1 कनाल भूमि में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। निशी हर साल 25 टन मशरूम का उत्पादन करती हैं और सालाना लगभग 8 लाख रुपए की आमदनी अर्जित कर रही हैं। स्टार्टिंग में 10 बैग थे हमारे पास, तो वहाँ से हमने शुरू किया अपना काम। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स देखी तो हमने ये MIDH का जो एक सेंटर का प्रोजेक्ट है, स्कीम है, उसके थ्रू हमने लोन के लिए अप्लाई किया और फिर उसके बाद हमने अपना ये मशरूम का परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार करके रेगुलर काम शुरू किया। मतलब अपने बेस पे अगर हम उसको शुरू करते तो शायद हमें कुछ दिक्कतें आती, लेकिन स्कीम से जो हेल्प मिली उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा मिला और काफ़ी लोगों को हमने रोज़गार भी दिया है। आज हमारे पास कम से कम 6 या 7 लोग हैं जो रेगुलर काम करते हैं, तो उनको हमने अपने साथ जोड़ा है। 8 लाख तक जो है वो हम लोग कर लेते हैं। निशी के साथ काम करने वाली महिलाओं पवना देवी और सुरेखा ने बताया कि निशी ने उन्हें रोजगार देकर परिवार का पालन पोषण करने में सशक्त बनाया है। पहले घरे रहते थे, हम परमानेंट काम लगी है, हाँ तो भी यहाँ काम कर लेंगे तो घर तो चलो खर्चा हो जाता। कहीं छुट्टी करनी हो तो घरे काम पे जाए तो भी कर लेनी, क्या इतों परमानेंट होंगे। हाँ ये ठीक है, ठीक चलिए भी खर्च घर का खर्चा वधिया ठीक ठाक चलिए, परमानेंट काम मिले भी हैं। थोड़ा हाँ खेती बाड़ी का काम क्यों था, थोड़ी हाँ छुट्टी कर दे मतलब कि भी ठीक है, हमारा इतों चलेगा। उद्यान विभाग बैजनाथ ब्लॉक के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि निशी ने 5 दिवसीय मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत 22 प्रोजेक्ट बनाकर दिए थे, जिसके तहत उन्हें 8 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। 5 फसलें ये साल की लेते हैं और इसमें जो है इनका 25 टन का जो है प्रोडक्शन होती है। इसमें इनका कुल खर्चा 22 लाख के आसपास आया है और इसमें उद्यान विभाग ने MID स्कीम के तहत इनको जो है 8 लाख की असिस्टेंस प्रदान की है। इनका 25 लाख के आसपास जो है टर्नओवर है पिछले 2 सालों से, और जिसमें कि इनका शुद्ध लाभ जो है वो इनको 6 से 8 लाख का प्रॉफिट है। इस स्कीम और से जो है और केंद्र सरकार द्वारा पोषित जो अन्य और स्कीमें हैं, इससे हमारा एक तो वुमेन एम्पावरमेंट है, नारी सशक्तिकरण, और इसके साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इन स्कीमों से जो है हमारे यहाँ हो रहा है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। बस जरूरत है तो उन्हें जागरूक करने की। पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में संस्थागत विकास के नए आयाम स्थापित कर देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पीएम मोदी के 2047 के नए भारत की संकल्पना के संदर्भ में आम बजट के प्रावधान कितने मददगार साबित होंगे, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की पूर्व केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाकर भविष्य की उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी की संकल्पना 2022 के आम बजट में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बजट के क्या मायने और बजट से भविष्य में किस तरह की संकल्पना देश में देखने को मिलेगी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस। आम बजट 2022 प्रधानमंत्री के 2047 के सपनों की जो संकल्पना है उसका एक आईना है। किस तरह देखते हैं आम बजट को? यह बजट ये 50 साल को आगे देखकर हम किधर पहुंचना है उसका पहले स्टेप तो लिया है। हमारे इकोनॉमी का फंडामेंटल्स, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कैसे हैं? एक, हमारा ग्रोथ रेट तो 9.2% है, ये बहुत अच्छा है।
हमारा मेन फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबों के लिए हम काम करना है हमारा मेन फोकस। और अर्बन हाउसिंग के लिए, पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हाउसिंग बनाने के लिए 48,000 का इन्वेस्टमेंट भी है। 80 लाख गरीबों को आवास देना, 60 लाख नौकरियां देना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ग्रामीण भारत में संस्थागत विकास करने के साथ साथ खुशहाली की एक नई बयार लाने वाले हैं। दो काम है इसमें। हम देखिए, एक कोविड का टाइम में 2 साल में हम भारत में 80 करोड़ लोगों को हम तो फ्री खाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार दिया है। ये 80 करोड़ 2 साल दिया है और अगले साल के लिए हम तो 2.73 लाख करोड़ उसका सेटअप आउट किया है। तो कृषि में नई तकनीक को अपनाना, ड्रोन एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, एग्री यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देना, गंगा किनारे 5 किलोमीटर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, तमाम तरह के नवाचार कृषि क्षेत्र में देखने को मिले। हमारा मेन फोकस है फार्मर्स। इस साल में हमारा एग्रीकल्चर का, कृषि का ग्रोथ हुआ है 3.9% ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छा है। और इसके लिए हम इरिगेशन के लिए अभी तो नया टेक्नोलॉजी डाला है, ड्रोन यूज़ कर रहा है। हमारा इंश्योरेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री फैसला वो प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा कवरेज मिल रहा है। अभी तो फार्मर्स को पैसा मिल रहा है। आम बजट 2022-23 में न केवल देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई गई है, बल्कि देश में संस्थागत विकास होने से भारत को भविष्य की उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के नए भारत की संकल्पना को साकार करने का काम भी सामने आया है। मेरे से की कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मोपी यादव, दिल्ली। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CSIR IIIM ने कश्मीरी छात्रों के लिए 2 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। छात्र इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब खेती बाड़ी का चलन युवाओं में भी बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक है कि युवा किसान नकदी फसल की तरफ ही रुख करेंगे। ऐसे में इस तरह के प्रशिक्षण से उन्हें अधिक लाभ होगा। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति तेज प्रताप ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों को न सिर्फ सीखने का मौका मिल रहा है, बल्कि भविष्य में इस तरह की खेती को अपनाकर बेहतर जीवन यापन भी कर सकते हैं। जानकारी मिली है अबाउट डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आज हमें लेवेंडर के बारे में और जो भी अरोमा प्लांट्स है उनके बारे में जानकारी मिली। पर हमें आज पता चला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है एरोमेटिक मिशन में या फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट मिशन में, उसके बारे में हमने आज यहाँ जाना। यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे वो थे डॉक्टर तेज प्रताप। उन्होंने हमें बहुत कुछ अच्छे वर्ड से आगाह किया कि कैसे हम, क्योंकि आजकल जो अगर हम देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, श्रिंकिंग हो रही है, तो हम एज एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स कैसे आगे जा सकते हैं। हमें बताया गया है कि पहले प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं, फिर उनको कैसे कल्टिवेट करते हैं और फिर उनको कैसे हार्वेस्ट करते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर उनको ऑयल कैसे निकालते हैं और उनकी मार्केटिंग कैसे होती है और मार्केट में प्राइस क्या होती है। और कॉमन रिव्यू मिशन टीम ने जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए उधमपुर का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान CRM टीम ने ब्लॉक चेनानी के गंतवाल क्षेत्र का दौरा किया और IWMP और मनरेगा सहित RDD के चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। गंतवाल पहुंचने पर पंचायती राज संस्थाओं और क्षेत्र की आम जनता ने CRM टीम का स्वागत किया। PRI और जनता के साथ बातचीत करते हुए CRM टीम ने बताया कि जिला उधमपुर की इस समीक्षा यात्रा का मुख्य उद्देश्य और मिशन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का जमीनी स्तर पर आंकलन करना और PRI के साथ साथ जनता से फीडबैक लेना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है एक बहुत ही वेल सेटल्ड, बहुत पुराने स्कीम्स है जो चल रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ नहीं है कि कोई ऐसा फीडबैक मिलेगा कि वो उसमें मेजर चेंज करना पड़े। कुछ टेक्निकल चेंजेस जो हुए हैं, जैसे कि डिजिटाइजेशन होना, कुछ प्रोसेस में चेंज हुआ है, वो सब इनिशियल कुछ उसके हिकअप्स होते हैं, तो वो स्मूथ हो जाएगा धीरे धीरे। तो शुरुआत ही है, तो उसको लेकर हमने फीडबैक लिया है, वो हम आगे इनकॉर्पोरेट करेंगे। एज सच देखिए, वैसे तो स्कोप बहुत है,
इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है, तो आगे भी होगा। लेकिन वाटरशेड में काफ़ी इनोवेटिव काम इन्होंने किया है और जैसे हम देख रहे हैं कि ये स्केलेबल भी है, मतलब इसको हम आगे ले जाके और ज़्यादा लेवल पे कर भी सकते हैं। एक चीज़ और है कि वाटर टेबल जितना रिस्टोर होगा उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और हो सकता है, तो आपका फूड सिक्योरिटी भी उसमें कवर हो सकता है और लाइवलीहुड भी कवर हो सकता है। और इसको अगर वैल्यू चेन इसका प्रॉपर बना दिया जाए तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट हो सकता है। असम गुवाहाटी नगर निगम ने बीलपाड़, छतरीबाड़ी, पलटन बाजार में बायोमेथेनेशन प्लांट का कामकाज को बहाल करने की पहल की है। जीएमसी ने बायोमेथेनेशन प्लांट की स्थापना, कमीशनिंग और संचालन और रखरखाव के लिए जीपीएस रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लगाई है, जिसकी क्षमता 5 TBD है और इसका उपयोग कार्बनिक नगरपालिका ठोस कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि संयंत्र से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सुविधा के संचालन और शहर की स्ट्रीट लाइटिंग दोनों के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए पलटन बाजार और फैंसी बाजार में और उसके आसपास जैविक कचरे को एकत्रित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि संयंत्र की दैनिक आवश्यकता लगभग 5000 किलो अलग अलग जैविक अपशिष्ट है, जिससे 800 यूनिट बिजली और 450 किलो खाद पैदा होगी। इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट है, अपना बायोगैस मशीनरी बायो प्लांट है। ये सब्जी जैसे बाजार है, घर का है, जो बच गया खाना वगैरह है, हर वेस्टेज मतलब 2 दिन का वेस्टेज जो 3 दिन का वेस्टेज जो वो हम लोग होटल वगैरह से कलेक्शन करके यहाँ लाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको और मशीन में डाल के पूरा रिसाइकिल करके इससे आप अपना इलेक्ट्रिक उत्पन्न करते हैं। रास्ते का लाइट जलेगा, इससे स्टिक लाइट। ये प्लान लगाया हुआ 2015 में इशू किए थे और ये कोरोना का वैसे बंद रहा इतना साल, अभी चालू हुआ 1 हफ्ता हुआ। हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्रायोजित और कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान अनुप्रयोग संस्थान लुधियाना की ओर से वित्त पोषित किसान प्रथम योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस योजना के क्रियान्वयन से यहां के करीब 500 किसान लाभान्वित हुए हैं और उनके जीवन स्तर में भी बदलाव देखा जा सकता है। ये किसान ऑफ सीजन सब्जी और उत्पादित कर रहे हैं। किसान द्वारा मटर की फसल भी वर्ष में 2 बार प्राप्त की जा रही है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। सितंबर में लाल अदरक निकलता है। किसान पहले से ज्यादा उपज पैदा कर रहे हैं और उनकी आमदनी में वृद्धि दर्ज की गई है। गांव कंड कोसरी की महिला किसान सुषमा देवी, रीना देवी और पवना देवी ने कहा कि पहले जौ, मक्का और उसकी फसल लगाते थे, फिर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा यहां पर मटर, गोभी, फ्रांस बीन, अदरक और मूली को लगाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। जी पहले हम जौ बीजते थे और मक्की बीजते थे और बस यही सब चीज़। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आई 5 साल पहले, फिर उन्होंने बताया हमें सब्जियों के बारे में, मटर लगाना, अदरक वगैरह जो भी सब्जियां दी, गोभी का बीज ला के दिया और हमें उन्हें उगाने के बारे में बताया कि कैसे कैसे उगाई जाती है। दवाइयाँ समय समय पर देते रहे और पहले हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, क्योंकि जो तो पशुओं के लिए हो जाते थे और छल्ली होती थी, मक्की होती थी। फिर अब जैसे अब हम सब्जियां उगाना शुरू होता है, अपना घर का गुजारा बड़ी आराम से चला सकते हैं, बिल्कुल आराम से चल रहा है, इनकम भी बड़ी आ रही है। पहले हम लोग मतलब जौ बीजते थे, मक्की वो बीजते, उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता था। फिर 5 साल पहले यूनिवर्सिटी वाले आए पालमपुर से, तो उन लोगों ने हमें प्रेरित किया कि आप लोग मटर बीजो, मूली का बीज देते थे, गोभी का बीज। सर वो हमने बीजा, उन्होंने बताया हमें कि मतलब ऐसे बीजो ऐसे बीजो, तो हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो सर पहले ये मतलब इनकम सोर्स हमारे पास बिल्कुल नहीं था, तो अब इनसे हमें फ़ायदा हो रहा है, इनकम मिल रही है, हमारा गुजारा सही से चल रहा है। पहले यहाँ पर जो और मक्की वगैरह बीजते थे, उससे हमें इनकम सोर्स कम होता था। अब हम अदरक वगैरह, मटर वगैरह, गोभी वगैरह और कई सब्जियां लगाते हैं, उससे हमें इनकम सोर्स बढ़ गया है। उससे हमें काफ़ी अच्छे पैसे की कमाई हो रही है और घर परिवार में भी मतलब खर्चा पानी के लिए खुला पैसा हो रहा है। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव रहा।
देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन गांठों की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 40 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठ रही थी। वहीं बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो कि साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। कपास के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात के धौल मंडी में 19 फरवरी को कपास का भाव रहा 9,040 रुपए। 21 फरवरी को इसके भाव में 315 रुपए की भारी उछाल आया और भाव 9,355 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 21 फरवरी को कपास 9,200 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 फरवरी को कपास का भाव था 10,315 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 10,290 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की ही विजयनगर मंडी में कपास के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 19 फरवरी को कपास का भाव रहा 8,500 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदों में 150 रुपए की मजबूती आई और भाव 8,650 रुपए पर जा पहुंचा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएमपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तक किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में कैसे किसान अपने खेतों का रखें ध्यान। जलवायु और मिट्टी के हिसाब से ठीक समय पर बुआई की जाए तो अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। इस समय कई तरह की नई फसलों की बुआई शुरू हो गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान उत्तर पूर्वी मैदानी हिस्सों में जायद मक्का की बुआई का काम करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में कद्दू, लौकी, करेला, भिंडी जैसी सब्जियां बोए। वहीं बुंदेलखंड में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। उत्तर प्रदेश के मध्य और हल्के सूखे इलाके में मक्का और उड़द की बुआई करें। यहाँ मध्य उत्तर प्रदेश के किसान इन दिनों भिंडी, तोरी, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ के वलसाड और डांग जिले में मूंग और उड़द की बुआई का काम करें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में इन दिनों भिंडी, ग्वारफली और तरबूज भी बोए। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियां भी बो सकते हैं। बैंगन की रुपाई के लिए ये समय अनुकूल है। उत्तरी गुजरात में आलू की खुदाई, सरसों की कटाई और अरंडी की तुड़ाई का काम करें। मध्य गुजरात में राजमा, लोबिया, बाजरा और भिंडी बोए। मध्य गुजरात के किसान भी तैयार सरसों की कटाई का काम करें। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के हिंगोंग में जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कहा कि बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर का पूरी ईमानदारी से किया है विकास। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के मतदान के लिए सोमवार को थम गया चुनाव प्रचार। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। चुनाव आयोग द्वारा प्रचार के लिए लगाया गया प्रतिबंध बुधवार शाम मतदान खत्म होने तक रहेगा लागू। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहा है चुनाव और 10 मार्च को होगी मतगणना। मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार किया तेज। मणिपुर में पहले चरण का मतदान होगा 28 फरवरी को, वहीं दूसरे चरण का मतदान होगा 5 मार्च को। इसके लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे। तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हासिल की जीत। भाजपा ने कन्याकुमारी के मडागाड नगरपालिका के 15 वार्डों में से 8 वार्डों में हासिल की जीत। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 14 वार्डों में हासिल की जीत। देश में 175 करोड़ 78 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को 32 लाख से अधिक लगाए गए टीके। स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को 91 लाख से अधिक दी गई एहतियाती डोज। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामले लगातार हो रहे हैं कम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 13,405 नए मामले किए गए दर्ज। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,226 मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ, जिसके बाद देश में कोरोना से उपचार करवाकर स्वस्थ होने की दर हुई 98.38%। औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीके कार्बोवैक्स के आपात उपयोग को दी मंजूरी। वैक्सीन को हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है विकसित। उत्तराखंड के चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिरा, जिसमें 14 लोगों की हो गई मौत। वाहन में सवार थे 16 लोग। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर 14 शवों को खाई से बाहर निकाला। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया दाखिल। सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं ऑफलाइन परीक्षा को रद्द करने की मांग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। 15 राज्यों के छात्रों ने कोविड महामारी के चलते पढ़ाई में हुई परेशानियों के आधार पर लिखित परीक्षा के बजाय परिणामों के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन का तरीका अपनाने के लिए कोर्ट का किया है रुख।
पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 के बजाय 25 फरवरी को करेगा सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले से लंबित मामले में बुध को होने वाली जिरह का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश की पीठ से सुनवाई टालने का किया आग्रह। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले को शुक्रवार को लगाने का दिया निर्देश। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी